नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल रेवोल 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने टाइम में आसपास सब मस्त जिंदा से लग रहे हैं। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले 2020 मैथ का क्लास नंबर 4। आज की जो क्लास है वो कितनी है? क्लास 4th है, जिसमें आपने देखा था पिछली क्लास में काफी अच्छे सवाल आ रहे हैं और इस क्लास में काफी अच्छे सवाल है। ठीक है, जो बच्चे यूपी पुलिस एसएसजीडी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वरदान साबित होने वाली ये क्लास, और अन्य जो परीक्षा है उनमें भी सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास है ये। ठीक है भाई, तो हम जो शुरू कर रहे हैं आज की जो क्लास रहेगी, थोड़ा सा पिछली क्लासों के हिसाब से थोड़ा सा लेवल अप होगा और थोड़ा सा देखेंगे, और इसमें जो सवालों को जो कराने के जो माध्यम है, जो तरीके हैं, वो भी काफी जानदार और शानदार होने वाले हैं। आप लोगों को ये देखना है कि हमारा स्कोर कितना रह रहा है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले क्लास में कुछ बच्चों ने कमेंट करके स्कोर बताया था, तो हालांकि स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा गलत लगेगा कि स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब क्लास करोगे तो आराम से अच्छा स्कोर आ जाएगा, और आने वाली जो क्लास है उनका लेवल ही काफी अप होने वाला है, तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, तो क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला गया है कि देखो, ये इस तरह क्वेश्चन ना परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, 50 से छोटी या 25 से छोटी या 100 से छोटी या 1000 से छोटी या 500 छोटी कितनी अभाज्य संख्या, तो इस सारी चीजों हम बात करेंगे आज पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ हम उनके कंसेप्ट भी सीखेंगे और तरीका क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें एकदम से पूरा रिवाइज करेंगे। एक तरह से कह सकते हो कि एक क्लास में पूरी बुक का रिवीजन एक बार में हो रहा है। ठीक है भाई, तो हम देखेंगे 50 से छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? आपको पता है कि अभाज्य संख्या वो होती है जो हमारी या तो सिर्फ एक से कटे या फिर वो अपने आप से कटे, यानी सेल्फिश हो, यानी सेल्फ से कटे और यानी एक से या फिर एक से कटे। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है? देखो भाई, कि जैसे देखेंगे कि कौन कौन से 50 से छोटे हमारे। ठीक है, तो 50 से छोटे हमारे क्या है? देखो देखते हैं, 2 है सबसे पहला। कौन? 2 है। इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 4 नहीं 5 होता है, 5 के बाद 6 नहीं 7 होता है, 7 के बाद 9 नहीं होगा। 9 देखो, 9 क्यों नहीं होगा? 9 देखो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर 9 से कट रहा है, तो अपने के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए, एक को छोड़ के। ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12 13 हो जाएगा, 13 के बाद कितना? 14 15 16 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 23। इसके बाद कितना? 24 25 26 27 28 29 होगा, 29 30 31 हो जाएगा, 32 33 34 35 36 37 37 हो जाएगा, 37 38 39 39 13 से जा रहा है, 40 41। ठीक है, 41 हो जाएगा हमारा, 42 43 हो जाएगा, 43। ठीक है, 44 45 46 47 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 49 हो गया, 49 का 50। ठीक है, 50 से छोटी पूछा है, कितना पूछा? 50 छोटी पूछा है, तो हम क्या करेंगे? अब ये संख्या काउंट करेंगे, तो कितना होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो 50 से छोटी 50 से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी हमारे पास में? 15 है। ठीक है, 15 है। इसी तरीके से आप क्वेश्चनों में जो पेपर में ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं, उनको मैं आपको नोट करा देता हूँ, सारा कुछ आप नोट कर सकते हो। और बेहतरीन एक देखो, सीधा सीधा आपने इसको अगर थोड़ा समझ लिया कंसेप्ट को, सीधा सीधा आपका जो एक क्वेश्चन है सीधा सीधा सही हो जाएगा। देखो कौन कौन से वो पॉइंट है जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो देखो, इस पेपर में जो पूछे जाने वाले सीधे सीधे सवाल है उनको मैं आपको सामने रख रहा हूँ कि देखो, पूछा जाता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? बेटा 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 होती है। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी? 15 संख्या होती है। 1 से लेकर 75 तक जो अभाज्य संख्या है वो कितनी होती है? 21 होती है। इसके बाद 1 से लेकर 100 तक 25 होती है। 1 से 125 तक 30 होती है। 1 से 150 तक 35 होती है। 1 से 175 तक कितनी होती है? 40 होती है। 1 से 200 तक कितनी? 46 होती है। 1 से 300 तक 62 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 400 तक 78 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 500 तक के बीच में 95 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 1000 तक 168 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है और कई एग्जाम में पूछी भी गई है, तो इसलिए आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी कुछ लेना वो आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इंपोर्टेंट बात कि पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संख्या जो ना अभाज्य है ना भाज्य है, ना अभाज्य है ना भाज्य है। तो बेटा एक जो है ना तो भाज्य है ना भाज्य है और ना अभाज्य है, ना अभाज्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, और बोला जाता है एक क्वेश्चन और बनता है इसी भाज्य से कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और भाज्य भी है।
सम भी है और भाज्य भी है। वो इकलौती संख्या 2 है जो सम के साथ में क्या है, अभाज्य है। सम के साथ में क्या, अभाज्य है। तो ये सारी चीजें आप नोट करके रखें। आप इसको थोड़ा ध्यान भी रखें कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, दो जो है सम है और साथ में अभाज्य है, इसलिए सम अभाज्य भी इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाला क्वेश्चन कि बोला गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो बोला यदि a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 तथा a, यानी इसको ना a की जगह दूसरा जो पॉइंट है वो b है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट b है इसको नोट कर लेना। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है कि a बराबर 2 की पावर कितना 3 है, कितना 5 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 पॉइंट 3 इंटू 7 ये बताना आपको। ठीक है, तो इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम कैसे बताओगे बेटा इसको, देखो a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना है 10 है, 3 की पावर 10 है। बेटा आप भी लगाने की कोशिश किया करो क्वेश्चनों को। और 3 5, अब b में जो दे रखा है, b में क्या दे रखा है, 2 की पावर 5 दे रखा है, 2 की पावर 5 है, इसके बाद में इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये चीज आपको दे रखी है। ठीक है भाई, अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालेंगे, लासा बेटा क्या होता है, लासा क्या होता है, जो चीज हमारी बड़ी सबसे बड़ी मतलब हमारी घात होगी उसको हम लेंगे। 2 है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो हमें इसमें कौन सा लेना होगा, जो बड़ी घात होगी। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 10 है, तो क्या लेंगे, 3 की पावर 10 लेंगे, बड़ी वाली लेंगे। ठीक है, बड़ी वाली ले लिया हमने, 3 की पावर 10 हो गया, और जो बचा को चाहो उससे ले लो, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला थोड़ा सा सवाल कैसा है ये भाई, सीजीएल में आया हुआ सवाल है, 2013 में आया हुआ है, यानी 10 साल पहले आया हुआ है। इस समय जीडी या एमटीएस में आने की संभावना इस तरह के क्वेश्चन की है। ठीक है भाई, तो बोला पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन 2p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 3p डिवाइड बाई पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस 1 इज, यानी इसके बराबर क्या होगा ये बताना, को ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार नोट कर लेता हूं कि पी स्क्वायर कितना माइनस पी अपॉन में कितना 2p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर। 6p इसको क्वेश्चन बहुत जानदार है और है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन आपको करोगे कैसे इसको थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, इसके बाद पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना है पी स्क्वायर प्लस के 3p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर अपॉन p प्लस के 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। देखो अब हम क्या करेंगे इसको, अब लोगों को पता है जब आपको बटे में संख्या दे रखी है और डिवाइड का चिन्ह लगाओ तो आप संख्या को पलट सकते हो, लेकिन कौन सी वाली, राइट हैंड वाली को पलटेंगे आप। तो देखो इसके हिसाब से इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या क्या बनेगी, पी स्क्वायर माइनस के पी अपॉन 2p क्यूब प्लस के 6p स्क्वायर। अब इसको पलटेंगे तो चिन्ह क्या गुणा आ जाएगा और संख्या क्या पलट जाएंगे, तो पी स्क्वायर प्लस के 3p अपॉन में पी स्क्वायर माइनस के 1। अब ऐसे इसको करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, जो चिन्ह है वो किसका बनेगा, गुणा का बनेगा, तो p प्लस के 1 अपॉन पी स्क्वायर। बात इतनी सी है, ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन निकालना शुरू कर दो। कॉमन जो निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसका कॉमन p निकाल लो, कॉमन क्या निकालो, इसमें से p कॉमन निकालो तो p क्या निकलेगा, तो p कॉमन निकल गया इस वाली चीज में से, तो p से हुआ तो क्या बचा, p बचा यहाँ पे, और माइनस के p का डिवाइड इसमें देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, अपॉन इसमें से क्या निकालो, 2 कॉमन मिल रहा है इन दोनों में और p स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो क्या करें 2p स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा प्लस के यहाँ पे क्या बचेगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म, 2 3 6 यानी 3 बचेगा, इनटू यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा p प्लस के 3 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक की पावर को आप 1 लिख लो, 2 लिख लो, 4 लिख लो, कोई मतलब नहीं निकलता उसका। तो p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैं यहाँ लिख लूंगा कि p प्लस 1 और p माइनस 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इनटू p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। बस यही इतना अगर आपने कर चुके हो, यहाँ तक आ चुके हो तो समझ लो कि सवाल क्या खत्म हो चुका है, सवाल कुछ भी दम नहीं है। देखो p प्लस 3 से p प्लस 3 कैंसिल हुआ, p प्लस 1 से p प्लस 1 कैंसिल हुआ। अब देखो p ये है ना, p ये है और p ये यानी p स्क्वायर है,
भाई p इंटू पी स्क्वायर, ये p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म हो गया, p माइनस वन से p माइनस वन खत्म हो गया, तो क्या बचा ऊपर एक है, नीचे क्या है नीचे क्या 1/2p स्क्वायर बचेगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बात है इतनी समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया, क्या बोला है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग है, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ भाई, ये तो सीधा सीधा देखो 3 अंकों के, 4 अंकों के और 5 अंक तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन 5 अंक तक आप ना याद करके रखें। सबसे छोटी वर्ग वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, और सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये 4-5 अंकों तक आपको याद रख के रखनी है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर आपको सवाल ऐसे आया था याद भी नहीं है तो क्या करोगे आप कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नोट करनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नोट करनी मैंने 9999, इसको मुझे क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है, इसका निकटतम वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो पीछे से जोड़ा बनाऊंगा मैं, इसका वर्गमूल निकालूंगा भाग विधि से, तो 99 है, 99 ऐसी किस संख्या से भाग दूं कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 99 आए या 99 से कम आए। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो 10 जारी 100 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, और 9 करता हूँ तो 9 नाम 81, 9 नाम 81 बचा कितना, इसको प्लस 9 करेंगे, यहाँ 18 आ जाएगा आपका। अब यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया तो 1 18 हुआ। फिर बेटा क्या करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, इसका मुझे ये पूरा जोड़ा उतारना पड़ेगा, पूरा जोड़ा उतार लूंगा मैं। ठीक है भाई, 99 का जोड़ा हो गया, ऐसा नहीं भाग में एक अंक उतारे, ऐसे नहीं उतारते इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे देखूंगा मैं, तो मैं 9 से दे लेता हूँ 9, तो 9 नाम 81, यहाँ से लगी 8, और 9 8 72, 72 8 80, यहाँ से लगी 8, 9 एकम 8, 9 एकम 9 और 8 17 हो गया। ठीक है भाई, ये कितना हो गया, अब यहाँ पे कितना बचा, प्लस 9 यहाँ लिख लो, अगर आगे सवाल चल सकता है तो 9 में से गया 8 बचा, 9 में से 0 गया 9 बचा, और 8 में से गया 8 में 7 गया 1 बचा, यानी 198। ये क्या हमारा शेष है। कहने का मतलब क्या है, इस संख्या में हमारा ये इतना एक्स्ट्रा है पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे कि 9999 में से 9999 में से मैं 198 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8 और 9, यानी ये जो संख्या है ये हमारी सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका स्क्वायर है, ये किसका वर्ग है, 99 का वर्ग है। किसका वर्ग है, ये 99 का वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9801। ठीक है भाई, चलो क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हो। क्लास के लास्ट में आपको एक कमेंट करना होगा जो कि पूर्णतः फ्री है, और ये क्लास ही फ्री है। इसमें कमेंट क्या करना होगा आपको, क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी है, क्या इसमें और कुछ सुधार किया जा सकता है क्वेश्चन या लेवल को लेकर, वो तो मैं धीरे धीरे करता रहूंगा। जैसे जैसे क्लास चलती जाएंगी, संख्या बढ़ती जाएगी क्लासों की, ऐसी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो भी शिकायत या सुझाव जो भी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। खुला मतलब इस कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर आप कुछ और भी बताना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी है, आप जैसे @RaviWakil4Competition नाम से, तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन या मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, लिंक में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, और अभी एक मैं लिंक दे दूंगा उसका चैनल ग्रुप का भी दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, तो वहां पे भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बोला गया कि √3 की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3√3 की वैल्यू बतानी है। तो इसमें n का मान कितना है, यानी n की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेटा बच्चा फंस जाता है। तो हम क्या करें इसको, ये क्वेश्चन ना इसमें दम कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिखावा ज्यादा हो जाता है कि दिखाने के लिए हनी सिंह बन गए, हनी के लिए पता क्या मतलब गली मोहल्ले के सिंगर भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन उसी तरह होता है, 9 का स्क्वायर ये होगा बराबर कितना, 3 की पावर n इंटू 3√3। ठीक है, ये तो सवाल है। अब हमें n की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है, n की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा देखेंगे इसको कि √3 की पावर 5 है और यहाँ √3 है, यानी अगर गुणा में संख्या चल रही है और बराबर का चिन्ह लगा हुआ तो आमने सामने संख्या कट जाती है। आपको पता है, पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर, इसकी दो √3 की पावर कितनी, 1 है। अब इसको मैं इससे काटूंगा तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। अब मैं इसको करूंगा 9 की पावर 2 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, 9 की पावर 2 को मैं क्या लिखता हूँ, यानी 9 की, मैं सिर्फ 9 को देखता हूँ, उसको 9 इंटू 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब 3 हो गया, इसकी पावर ऊपर 2 है, इसकी पावर ऊपर 2 है, ऐसे तो 3 की पावर कितना, 4 हो गया। कितना हो गया, 3 की पावर 4 हो गया। कितना हो गया, 3 की पावर 4 हो गया, है ना, 3 की पावर 4 हो गया। तो √3, अब देखो √3 ये है, मैं इसकी 3 की पावर 4 इसको लिख लूंगा मैं, इस वाली चीज को।
अब देखो ये √3 की वैल्यू कितनी 4 है, √3 की वैल्यू 4 है। तो अगर मैं इसमें से अगर देखा जाए कि अगर √3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। और √3 की वैल्यू का फिर इसका भी स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा, ये इसकी पावर 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसा ही तो सीन है इसके साथ में, 2 दूनी 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 की पावर आ गया, ये क्या रह गया, ठीक है। तो इंटू 3 की पावर 4 बराबर 3n इंटू 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इसकी पावर 1 कट हो जाएगी, 3 की पावर 1 इधर है, इंटू 3 की पावर 4, यानी गुणा में घात कितनी हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n, यानी आधार समान है, यानी बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगे, यानी घात भी बराबर होंगी। तो n की वैल्यू कितनी है, 5 है, n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो n बराबर 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि बोला कि 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को औसत पता करना है। 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को औसत पता करना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो भाई 20 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या पता करनी है। तो अब 20 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो बेटा 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 23 हो गया, ठीक है। 23 के बाद में कितना है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा। 29 का कितना होगा, 30, 31 हो जाएगा। 31 का 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो गया, ठीक है। 37, 38, 39, 40, फिर 40 तक हो गया, 40 से पहले लेना में। तो 20 और 40 के बीच में ये 4 अभाज्य संख्या है, मुझे इनका औसत निकालना। तो क्या करूंगा, इनका योग करूंगा, औसत निकाल के पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है बेटा, 1, 2, 3, 4, 4 पद है हमारे पास में। अब कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि 20 से लेकर 40 तक कितने पद होंगे, बेटा 20 पद हो जाएंगे या 18 पद हो जाएंगे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, तो वहां वो चीज गलत है। लेकिन हमें काम किस पे कर रहे हैं, हम इन 4 संख्याओं पर काम कर रहे हैं। तो पदों का औसत मतलब पदों का जो संख्या है वो भी 4 ही रहेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनको जोड़ो भाई, 7, 8, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20 हो गया, 20 की 0 हाथ से लगी 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 10, 10 2 12, 120 बटे 4। तो 4 3 12 और 3 0 30 हो गया। यानी इनके 20 से लेकर 40 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनका औसत कितना है, 30 है। उनका औसत कितना है, 30, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला है कि यदि x - 2 तथा x - 3 के बीच मध्यानुपाती x है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जानदार है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बेटा कुछ बच्चे ना उलझन खा जाते हैं कि हम सवाल को पढ़ तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं हम सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन आंसर नहीं आ पाता, तो कहाँ गलती करता है। इन देखो ये जो क्लास है पूरी मतलब बुक के सिलेबस के हिसाब से एक क्लास में पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। तो यहाँ से अपनी ना कमजोरियों को दूर करें, अपनी गलतियों को सुधारें और आगे क्या है एग्जाम में क्या इसको अप्लाई करें पैटर्न को, तो बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या बोला है कि x - 2 और ये क्या है हमारा x - 3 का मध्यानुपाती x है, मध्यानुपाती यानी बीच का, ठीक है, मध्यान्ह बीच में। तो देखो यहाँ के अनुपात x समानुपात x और ये अनुपात, ये मध्यानुपाती बन गया हमारा। अब क्या करें, वही पुराना तरीका, बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, x - 2 और x - 3, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक। अब x² बराबर कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो x इंटू x कितना, x², x का मल्टीप्लाई में -3 से करूंगा तो -3x। अब बारी किसकी आई, -2 की। तो -2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा x से तो -2x हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ और 3 दूनी 6, ये हो गया। तो देखो क्या करेंगे उसको, तो भाई x तो हमारा कट जाएगा ना, x हमारा कट गया हमारा। ये माइनस क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, इधर तो 0 हो गया हमारा, बराबर माइनस के 5x प्लस के 6। अब मैं -5x को इधर लेके जाऊंगा तो 5x प्लस का हो गया बराबर 6 हो गया। अब x की वैल्यू मुझे पता करनी तो 6 बटे, अभी 5 किस में मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 6 बटे 5। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कितना तगड़ा सवाल है ना। अभी देखो इसको ना छू मंत्र हो जाएगा। अभी बोला कि पी ने 10,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया और 6 माह बाद क्यू भी इसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में इनके लाभांश 2:5 में हो तो बताइए क्यू ने कितनी पूंजी निवेश की थी। क्यू ने कितनी पूंजी निवेश की थी, तो मैं आपको बताता हूँ लाभ का अनुपात क्या होता है कि पूंजी इंटू समय बराबर लाभांश होता है।
मैं आपको हर बार बताता हूँ, पूंजी इंटू समय बराबर लाभांश होता है। तो देखो P बटे में Q, मैं P बटे Q ऐसे लिखता हूँ, P बटे Q लिखता हूँ इसको। तो P ने अपना कितना लगाया, 10,000 रुपये लगाया, 10,000 लगाया, कितने समय के लिए, 1 साल के लिए व्यापार होता है तो 12 अपॉन Q ने कितना लगाया, मुझे नहीं पता, Q ने Q लगा दिया, इनटू कितने समय के लिए लगाया, वो 6 महीने बाद आया तो 6 महीने तक व्यापार में रहेगा। लेकिन 12 महीने का व्यापार था, 6 महीने बाद आया तो कितना समय अपना इन्वॉल्व करेगा व्यापार में, 6 महीने। तो इंटू 6 बराबर इनके लाभ का अनुपात कितना, 2/5 है, यानी 2:5 है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, सीधा सीधा पता है कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो लाभ है उसकी पूंजी के हिसाब से है, तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। तो देखो सभी ऑप्शन में सभी 10,000 से ज्यादा, तो ऑप्शन तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो सीधा सीधा करेंगे इसको कि देखो बेटा 2 से काटेंगे इसको 6 बार, और 6 से 6 खत्म हो गया। अब 2 Q बराबर कितना हो जाए, Q बराबर ये 10 पंजे 50, यानी 50,000, 50,000, Q बराबर 50,000। जो Q की वैल्यू है वो कितनी है, 50,000। Q ने अपना कितना पैसा लगाया, 50,000। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोला Q P से 6 गुना बड़ा है, Q P से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो यहां लिखेंगे कि P और ये Q, P और ये Q है। अब क्या करेंगे, इसको P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, यानी Q को हम 1 ले लेंगे और P को हम 6 ले लेंगे। ठीक है, अब Q P से कितना छोटा है, कितना प्रतिशत छोटा है Q P से। मैंने क्या बताया आपको कि हमें जब भी दो संख्या दे रखी हो जिनके बाद में, जिस संख्या के बाद में का, की, के या से लगा हो, वह संख्या हमारी मूल संख्या होती है। तो से या का या किस में लगा, P के पीछे लगा, तो P हमारी मूल संख्या होगी। तो P की वैल्यू कितनी, 6 है, तो 6 तो हमारे नीचे आएगा। आप उन्होंने पूछा क्या उसने कि Q P से कितना छोटा है, Q P से कितना छोटा है, 6 - 1 करेंगे कितना, 5 हो जाएगा, तो 5 छोटा है। आपको परसेंट लगाने के लिए 100 लगा दो भाई, कर लो सॉल्व इसे। 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 50 बार, 50 इंटू 5 यानी 25, 25 हो गया, 25/3, तो 55, 25, 250 हो गया, 250/3 करेंगे इसको। 6 अट्ठे 3 अट्ठे 24, या तो गड़बड़ हो जा रहा है, ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो है ऑप्शन नंबर है हमारे पास में, ऑप्शन भी है। तो 3 अट्ठे 24 बचा कितना, 1, 10 हो गया, 3 3 9, और ये 1/3%। ये इतना छोटा है, इतना छोटा, P से जो Q है इतना छोटा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% है तो लाभ प्रतिशत क्या कितना होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 60% है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मान लो कि जो SP है वो कितना 100 मान लिया, अब जो CP है वो कितना 60% है, इसका 60% नहीं 60 हो जाएगा। बेटा लाभ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आप बोलोगे 40 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा 40 हो जाएगा। भाई 60 की लागत है, 100 की बिक्री है, तो 40 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर 40 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हमारे पास में 40 है, अपॉन में क्रय मूल्य कितना हमारे पास 60 है, इंटू 100 करेंगे इसको। बेटा 0 0 खत्म हुई, 2 से काटे इसको 2 बार, 2 से काटे इसको मैं 3 बार। ठीक है, तो 200 बटे 3 करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 3 6 18 बचा 2 20 हो गया, फिर 3 6 18 बचा 2 2/3, इसको ऐसे लिखे परसेंट लगा दो। ठीक है, 66 से 2/3%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है यदि किसी बिजली के पंखे की सूची मूल्य 300 रुपए है, 300 रुपए है, यदि उस पर 15% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ। यानी आपको 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही है, उसके बाद में पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना आपको। तो हम क्या करेंगे इसको कि बेटा देखो कितना है, पहले इसका क्रमिक छूट निकालो, 100 इंटू 15% छूट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितने पर हो रहा है, विक्रय मूल्य इसको यहाँ लिख लो, 100 इंटू आप जब 15 छूट दी तो 85 पे बिक्री चीज, 85/100 इंटू फिर 10% छूट दी जा रही तो कितने बिक रही है, 90 पे बिक रही है, 90 पे बिक रही है ना, तो 90/100, 90/100 हो गया, इंटू कितना आप कितने, ये आपका क्रमिक छूट आ जाएगा, यानी ये क्रमिक छूट नहीं बनेगा, ये क्या आपका सेलिंग परसेंटेज बनेगा, यानी विक्रय परसेंटेज बनेगा। अगर आपको क्रमिक छूट निकालना होगा तो इसको 100 में से माइनस करना होगा तो क्रमिक छूट आ जाएगा। अगर यहाँ पे 100 में माइनस करके फिर आप उसमें फिर 300 से करो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, सीधे से ये क्या करो, इसको 300 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या करो 300 से
मल्टीप्लाई कर दो, 300 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना, किसी बिजली के पंखे का सूची मूल्य कितना, 300 रुपये है। इसको क्रम के 15% और 10% ये दो क्रम छूट दी जाए तो इन तो क्या करो, 300, ये 300 कर दो, 300/100, ठीक है। 300/100 कर देंगे, परसेंट निकालोगे बाद में तो 100 नीचे आएगा। तो देखो 2 जीरो खत्म होगी हमारी, 1 2 1 2, फिर 1 जीरो खत्म होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 8 72, 72 और 72 की 9 पंजे 45 हासिल लगी, 9 पंजे 45 हासिल लगी 4, 9 8 72 72 76 हो गया। इंटू जब 3 करो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हुआ हमारा, और 3 6 18, 18 19 हो गया, हासिल लगी 1, और 3 7 21 21 और 1 22, ये हो गया हमारा, ठीक है भाई। अपॉन में कितना, 10 है, अपॉन में 10 है तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 10 है तो 1 0 तो 1 का पॉइंट, यानी 229.5, ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 229.5, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला दूध और पानी, क्वेश्चन नंबर 12 में, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, और नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी बढ़ानी चाहिए कि इसको 20% करने के लिए, पानी को 20% करने के लिए पानी की मात्रा और कितनी मिलानी चाहिए, मैं ये बताना आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, अब क्या करेंगे हम कि 40 लीटर तो क्या है, 40 लीटर कितना है, मिश्रण है, मिश्रण कितना है, 40 लीटर का है, मिश्रण 40 लीटर का है। इसमें दूध और पानी है, दूध और पानी है, ये आपका पानी 10% है, और ये आपका दूध कितना हो गया, फिर 90% हो जाएगा, दूध कितना 90% हो गया, ठीक है भाई। अब देखेंगे 9 चौक 36, तो 36 लीटर तो दूध हो गया, और 10 चौक 40 यानी 4 लीटर कितना हो गया, पानी हो गया आपका। अब बोला क्या है कि मुझे इसको पानी को ना 20% करना है, मिश्रण में पानी को 20% करना है, तो मुझे इसमें पानी कितना और मिलाना पड़ेगा, तो उसको समझेंगे। जब पानी 20% हो जाएगा, आप दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, कुछ भी दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, तो उसको पकड़ लो कि जब पानी 20% हो रहा है तो दूध कितना हो जाएगा भाई, मिश्रण तो 100% पे काम करेगा ना, कोई भी चीज अपने आप में 100% पे काम करती है, तो आपका जब दूध पानी जो है 20% हो रहा है, तो दूध कितना होगा आपको, 80% होगा। तो 80% हमारा कितना, 80% हमारा कितना है, 36 है, 36 है, तो 20% कितना होगा भाई, 20% पानी हो गया ना भाई, 80% हमारा दूध हो गया, 20% पानी हो जाएगा, तो 20% पानी तो करना है हमें, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, 36 × 20 अपॉन 80, 20 चौक 80 और 4 से काटे इसको 9 बार, यानी अब जो है 9 लीटर पानी होगा, 9 लीटर पानी होगा मिश्रण में, टोटल पानी 9 लीटर होगा। यहाँ पे इसको ये चीज ध्यान रखना, ये आंसर नहीं बनेगा, हमें क्या रखना है, टोटल पानी कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। अब पहले पानी कितना, 4 लीटर था, तो मैंने कितना पानी बढ़ाया कि 9 लीटर हो जाए, तो आप बोलो 5 लीटर पानी बढ़ा दो तो 9 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलो भाई देखो क्या बोला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 काम समय से क्वेश्चन है। बोला गया कि ए किसी काम का 3/5 भाग 27 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर, ए तथा बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। काफी अच्छा सवाल है। अब सोचोगे अब ये बटे वाली आ गई तो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कोई एक्स या ये वो ऐसा कुछ मान के मत करना, सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जब 2/, ए की बात कर लेते हैं, ए की अगर बात करते हैं, दिख रहा है ना ये, ठीक है। ए जो है कितना कर रहा है, 3/5 भाग, 3/5 भाग, काम का 5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन में कर रहा है, 27 दिन में कर रहा है। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 27 × 1/3। अब ये नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी तो इंटू 5 कर लो, तो 3 9 3 27 और 9 5 45। जो ए जो है पूरा जो काम है 45 दिन में करेगा, ठीक है यहाँ तक। अब बी की बात कर लेते हैं, बी की, बी कर रहा है 2/3 काम, 2/3 काम कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में कर रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दो से काटो उसको 10 बार और 10 × 30, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। या फिर ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो कि 2/3 काम 20 दिन में करा तो एक काम कितने दिन में करेगा पूरा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, यानी 20 × 1/2 × 30, ठीक है। 2 से काटा इसको 10 बार। बेटा समझने के ऊपर है, कैलकुलेशन आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन आप कहीं भी कर सकते हो। तो आप मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया, यहाँ पे आपको शॉर्ट बता दिया कि आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हो। अब बात आती है किसकी, ए कर रहा है 45 दिन, बी कर रहा है 30 दिन में, दोनों को साथ में काम कराना है। तो इनका जो एलसीएम है, ए कर रहा है 45 दिन में
और बी कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। इनका जो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बोलोगे 45 और 30 का एलसीएम 90 आ जाएगा, 90। अब बोलोगे 90 लड्डू हैं, ए 45 लड्डू एक दिन में खाया था, तो 90 लड्डू कितने दिन में खाएगा, आप बोलोगे 2 दिन में खाएगा, 2 दिन में खाएगा। ऐसी 90 लड्डू हैं, बी एक दिन में 30 लड्डू खाता, तो 90 लड्डू कितने दिन में खाएगा, आप बोलोगे 3 दिन में खाएगा। अब बात आ रही है कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूंगा मैं कि ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है और बी जो है 3 लड्डू खाता है, दोनों को साथ मिला के अब निमंत्रण दिया भाई दोनों साथ आ जाए, हमारे पास 90 लड्डू है, इसको खत्म करके जाओ। तो वो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 5 लड्डू खाएंगे। कितने लड्डू खाएंगे, 5 लड्डू खाएंगे। हमें खिलाने कितने, 90 लड्डू खिलाने हैं। अब देखो क्या करेंगे, 5 लड्डू एक दिन में खा रहे हैं, तो 90 लड्डू कितने दिन में खाएंगे, 90/5 कर दो, तो 5 अट्ठे 18×5 यानी 18 दिन में, कितने 18 दिन में। ठीक है भाई, तो ये दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो 18 दिन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बोला कि 2 पाइप ए तथा बी किसी टैंक को पानी से क्रमशः 30 तथा 45 मिनट भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी जो है इस टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले ए तथा बी को खोल दिया जाता है और इसके बाद 12 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी को भरने में मिनट में कितना समय लगेगा ये बताना आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। जो ए है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कितने मिनट में भर रहा है टंकी को, 30 मिनट में। ए 30 मिनट में भर रहा है, बी भर रहा है उसे 45 मिनट में, और सी जो है खाली कर रहा है उसे 36 मिनट में। तो सी वाले के लिए आगे क्या माइनस लगा लो, क्योंकि ये हमारा नकारात्मक काम कर रहा है। तो इन तीनों को जब एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 30, 36 और ये 45, 180 आ जाएगा। इसकी जो क्षमता है 30 से करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 6 आ गया। 45 से करेंगे तो 45 चौके 180 हो गया, और 36 से करेंगे 36 पंजे ये हो गया, लेकिन इसके सामने माइनस लगा दो। ठीक है, यानी जो 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली करेगा, यानी 180 लीटर की टंकी है हमारी, तो 1 मिनट में 6 लीटर पानी ए भरेगा, 1 मिनट में 4 लीटर पानी बी भरेगा, और 1 मिनट में 5 लीटर पानी सी खाली करेगा। यहाँ से आप पहचान कर सकते हो। अब आपने बोला कि सवाल ने बोला कि पहले ए और बी को चालू कर दिया जाता है, 12 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो 12 मिनट तक कौन काम करेगा, ए और बी मिलकर काम करेंगे, तो प्लस के कितना 10, ठीक है, 10 लीटर पर मिनट काम हो मतलब भरा जाएगा, यानी 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरा जाएगा। अब कितने मिनट के लिए भरा जा रहा है, वो 12 मिनट के लिए, इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो गया। 120 लीटर पानी भरा जा चुका टैंक में, समझ लेना बात को। 120 लीटर पानी भरा जा चुका। टंकी कितने की है, 180 लीटर की है, तो हमें शेष काम कितना रह गया, 60 लीटर रह गया भाई। 60 लीटर भाई, 120 लीटर पानी भरा जा चुका है और 180 अब भरना है। 180 अब भरना है, तो हम क्या करेंगे, तो 60 लीटर तो पानी चाहिए। अब 60 लीटर में कौन होगा, तीनों एक साथ में काम करेंगे, तीनों एक साथ में काम करेंगे। अब देखो तीनों एक साथ में क्या हो रहा है भाई, अब सी को भी चालू कर दिया, तो अब देखो 10 लीटर पानी भरा जाएगा, 5 लीटर पानी खाली होगा उसी 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है, 5 लीटर पानी भरा जा रहा है। समझ रहे बात को। जैसे 10 लीटर पानी ऊपर से गया 1 मिनट के अंदर, और 1 मिनट के अंदर नीचे से 5 लीटर पानी खाली हो गया, तो टंकी में पानी कितना स्टोर हुआ, आपको वो 5 लीटर पानी स्टोर हो रहा है। तो 60 लीटर पानी स्टोर करना है, तो 60 लीटर पानी स्टोर करने के लिए 5 का 1 मिनट में कितना स्टोर हो रहा है, 5 से काटे इसको 12 बार। अब देखो 12 मिनट में क्या है, ये टंकी फुल हो जाएगी यहाँ से 120 लीटर के बाद में। अब बोला कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा मिनट में। देखो 12 मिनट तो यहाँ लगी थी, ए और बी चले थे, और 12 मिनट यहाँ लगी जब तीनों चले, तो 12 प्लस के 12 बराबर 24 मिनट में। अगर बोलता है शेष काम करने में कितना समय लगेगा, यानी शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 12 मिनट लगेंगे। और वैसे बोला कि कुल कितना समय लगा, तो 24 मिनट लगा। ऑप्शन नंबर कितना है, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। बोला कि एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी द्वारा 9/20 भाग बस द्वारा तथा शेष 10 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की लंबाई कितनी है, कुल यात्रा की लंबाई कितनी है। तो ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, एसएससी में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, एसएससी की परीक्षा में आया हुआ सवाल था ये। तो और ये यूपी की जो परीक्षाएं होती है ना, उसमें ऐसा आ जाता है सवाल। तो देखो बोला क्या है, देखो पहले क्या करेंगे हम, 2/15 और 9/20 को हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो देखो 2/15, देखो 2/15 प्लस के 9/20। अब इनका एलसीएम कितना होगा, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया। 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 हो गया। ये 20 से 60 और 9 27, और 27 और 8 कितना 35 बटे 60। ये क्या है, रेल द्वारा है, ये बस द्वारा है, ये बस द्वारा। ठीक है,
अब टोटल मिला के कितना अपनी यात्रा का 35/60 भाग उसने तय कर चुका है रेल और बस के द्वारा। पैदल कितना कर रहा है वो 10 किलोमीटर। लेकिन ये भिन्न के फ्रैक्शन में देखें, भिन्न के रूप में देखें, फ्रैक्शन के रूप में देखें तो देखो 35/60 ये कर चुका है रेल और बस के द्वारा। पैदल कितना किया है, तो एक में से 35/60 माइनस करोगे तो क्या पैदल वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा, तो 60 एलसीएम है तो 60 एकम 60 और 60 में से 35, ये 60 एकम 60 और 35 एकम 35, ये हो गया हमारा कितना 25/60 हो गया। अब 25/60 कितना है, ये हमारा 10 है। 25/60 हमारा कितना है 10 है, क्यों ये पैदल वाली चीज है, ये पैदल वाली चीज है। हम क्या करेंगे 25/60 कितना 10 है हमारा, तो एक पूरी यात्रा कितनी एक की थी, तो एक कितना हो जाएगा दूसरी गुणा तीसरी 10 × 1 अपॉन में 25 अब जो 60 है ना ऊपर पहुंच जाएगा तो इंटू 60, ठीक है। तो 5 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, 5 से काटेंगे इसको 12 बार और 12 दूनी 24, यानी 24 किलोमीटर क्या पूरी यात्रा है, 24 किलोमीटर क्या है पूरी यात्रा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24 किलोमीटर की पूरी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अगला क्वेश्चन। बोला 300 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ सकती है। यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। देखो 200 मीटर पार। अब इसको कंसेप्ट समझना कि ये आपकी रेलगाड़ी है, ये आपकी रेलगाड़ी है, ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका एक पुल बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है। इसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी 300 मीटर और ये पुल है 200 मीटर का, ठीक है। जब रेलगाड़ी इसको जब पार करेगी, रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई को पुल की लंबाई को क्रॉस करेगी, जब तो आप मतलब बाहर निकल के आएगी तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी अगर 300 + 200 करोगे तो कितना 500। चाल कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड चाल है। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है 500 बट्टे चाल कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। 25 से काटे इसको 2 बार, 25 दूनी 50, ये 20, तो 20 सेकंड का समय लगेगा। टोटल कितना लगेगा 20 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कितना है सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो बोला कि क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि एक नौका 7 सही 1/2 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से 1 किलोमीटर गति से निचले प्रवाह में जाती है। निचले प्रवाह यानी निचला प्रवाह बोलते हैं उसको जो धारा के साथ चले। धारा क्या हमेशा नीचे की ओर जाएगी ना। तभी आपको पता है कि क्या हिमालय, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से जब गंगा निकलेगी तो नीचे की साइड जाएगी ना, तो उसको भाव नीचे की साइड रहेगा। क्या उसकी जो धारा है ऊपर की साइड रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो जब निचले प्रवाह में जाती है तो वो क्या धारा के साथ चलती है, ध्यान रखना इस चीज को। तो जब अब ठीक है, और 1 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से ऊपरी प्रवाह में जाती है। और उसको अगर वापस जाना हो, धारा के विपरीत जाना होगा तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है। तो स्थिर जल में नौका की चाल बतानी है आपको, स्थिर जल में नौका की चाल बतानी है। तो क्या करेंगे इसको आपको कि पहले क्या करेंगे, पहले इसकी ना किलोमीटर प्रति घंटे हिसाब से चाल निकालेंगे। तो 7.5 मिनट में यानी 7 सही 1/2 को क्या बोलेंगे हम 15/2 लिख सकते हैं। 15/2 15/2 में क्या है 1 किलोमीटर चल रही है, कितना चल रही है 1 किलोमीटर चल रही है। तो ये धारा के साथ है ना, तो प्लस का चिन्ह लगा लो। तो ये 60 मिनट में 60 मिनट कितना चल, 15/2 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है, तो 60 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 × 60 बटे यानी पहली दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 15 और ये जो 2 है क्या ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 हो गया। तो 15 × 4 = 60 और 4 × 2 = 8 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आएगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्लस है यानी धारा के साथ है। धारा के विपरीत में चाल कितनी है उसकी, धारा के विपरीत में यानी वो कर रहा है 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, आगे नहीं आ गई। अब कह रहा है कि उसकी हमें नाव की चाल बतानी है, स्थिर जल में नाव की चाल। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, स्थिर जल में नाव की चाल मैंने बता रखी है। नाव की चाल कितनी होती है बेटा, नाव की चाल दोनों यानी धारा के साथ और धारा के विपरीत चालों को जोड़कर बटे 2 आधा कर दो तो क्या हो जाता है हमारा, ये नाविक की चाल आती है, नाव या नाविक की। तो 8 + 5 भाई 8 हमारी धारा के साथ है, अब धारा के विपरीत कितनी हमारी 5 है, अपॉन 2 कर दो तो कितना 13/2 यानी कितना हो जाएगा 6.5 या 6 से 1/2। तो कितना है 6.5 या 6 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन कितना मिला आपको, ऑप्शन मिला आपको सी और 6 से 1/2 घंटे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बोला राम किसी कंपनी में एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और उतनी ही राशि एक बैंक में 5 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
सावधि खाते में जमा करता है। यदि दोनों स्रोतों से मिलने वाले ब्याज का अंतर कितना 1350 रुपए है, तो प्रत्येक स्थिति में कितनी धनराशि जमा की गई थी। क्वेश्चन क्या कर, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो कि आपके पास में इतने रुपए हैं और सेम ही इतने रुपए आपके पास ये है, यानी दोनों हाथों में, मेरे दोनों हाथों में बराबर रुपए हैं। मैंने एक तो दिया एक बैंक में जो 4 साल के लिए 12% पर रेट था, और दूसरा दिया मैंने 15% पर 5 वर्ष के लिए दिया। अब दोनों का जो ब्याज मिल रहा है मुझे, वो समान राशि पर जो ब्याज मिल रहा है, वो दोनों का जो अंतर है वो 1350 रुपए है। तो मैंने जो मैंने एक या तो इस हाथ की या इस हाथ की, या आप कह सकते हो आपने जो भी एक जो राशि जमा की है वो कितनी की है, जमा जो की है वो कितनी की, यानी आपको मूलधन बताना। आपको ये क्या रहेगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, माना मूलधन बराबर 100 मान लो, 100 मान लो मूलधन, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन ये है, तो आर कितना है हमारे पास में, आर हमारा 10 कितना 12% है ना, 12% है, 12%। टी कितना है आपके पास 4 है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बोल रही है आपकी पी आपका 100 है, भाई पी बराबर मूलधन है ना, पी 100 है। आर कितना आपका 15% है, और टी कितना आपका 4 है, टी कितना 5 है, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर जो कितना है, वो यहाँ पे नकली बात चल रही है ना, तो नकली के हिसाब से नकली और असली के हिसाब से असली की तुलना कर देंगे। तो देखो 100 से 100 खत्म हो गया हमारा, और 12 चौक 48 यानी 48, और ये क्या 15 पन्ना 75, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, इन दोनों का अंतर दो, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ में बच्चा कितना 6, 6 में से 2 गए 4, 6 में 4 गया 2 यानी 27, 27 है तो मूलधन हमारा कितना है, जब अंतर 27 है तो मूलधन हमारा कितना 100 है, 27 जब अंतर है तो मूलधन हमारा कितना 100 है। जब हमारा अंतर 1350 है, 1350 है तो मूलधन कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 100 इंटू 1350 बटे कितना 27, तो 27 पंजे 135 हो गया, 50 हो गया, और 5 इसको करेंगे 50 इंटू 100 5000, उसका जो मूलधन था वो कितना था 5000 था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 11,664 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या बेटा, इसमें मूलधन पूछा है, साधारण ब्याज में मूलधन पूछा, इसमें मूलधन पूछा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ना मिश्र धन बनाएंगे, मिश्र धन बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने मान लिया इसका जो मूलधन है वो 100 है, मूलधन 100 है, और जब ब्याज कितना रेट कितना 8% है, तो 8% का हमें 2 वर्ष का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 8 प्लस के 8 इंटू 8 बटे 100, ठीक है। ये कितना 8 8 16 हो गया, 16 8 8 64, और नीचे क्या 2 है, तो 2 के बाद में पॉइंट, ये 64 हो गया हमारा। अब 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 16.64 ही हो गया। अब ये हमारी ब्याज आ गई। अब मूलधन कितना हमारा 100 था, तो ये हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 प्लस 16.64 यानी 116.64, 116.64। अब बात ध्यान रखना कि 116.64 जब हमारा मिश्रधन है तो मूलधन कितना था हमारे पास 100 था। जब हमारे पास में 11,664 हमारा मिश्रधन है तो मूलधन कितना होगा, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले लगा दो, तो 100 इंटू 11,664 बटे 116.64, ठीक है बेटा। पॉइंट हटाया 2 जीरो पड़ गई क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक थे, और 11,664 से 11,664 के 100 बार, लेकिन 2 जीरो बाद में, तो 100 इंटू 100 करेंगे कितना 10,000, 10,000, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे देखो, ये बहुत जानदार क्वेश्चन है ये भाई, ये ना 2D वाले क्वेश्चन है, अभी 3D वाले भी इसमें साथ में इंक्लूड होंगे अभी, ठीक है। ध्यान देखते जाओ, क्लास किस तरह से बेहतरीन होने वाली है। हम क्या करेंगे इसको कि किसी वृत्त का व्यास 1 वर्ग की भुजा है, किसी वृत्त का व्यास 1 वर्ग की भुजा है, तब उस वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सवाल क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास ये एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है आपके पास में, अंडाकार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऐसी ये है, ठीक है, सवाल कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास 1 वर्ग की भुजा है, यानी 1 वर्ग की भुजा है, तो वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये वृत्त है और ये वर्ग है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसका मुझे एरिया का, मतलब एरिया का अनुपात बताना है, एरिया का तो अनुपात बताना है मुझे, इसके एरिया का तो अनुपात बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया तो वो क्या होता है, इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा मान लो या ए स्क्वायर मान लो, ए स्क्वायर मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि आर की वैल्यू क्या है,
आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर क्या तो हमारा ये चीज आर होती है, ये चीज आर होती है, ये डायमीटर है, सॉरी जुकाम समस्या बनती जा रही है, चलो कोई नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो ये हमारा पूरा क्या ए है, ये हमारा क्या पूरा ए है, हमें क्या करूं, ए आर बराबर क्या लिखता हूं, आर बराबर क्या होगा, ए का आधा ही तो होगा, तो ए अपॉन 2 होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में यहां लिख सकता हूं, आर की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर की जगह क्या लिखूंगा, पाई, आर की जगह क्या लिखूंगा, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर अनुपात तो पूछा ए स्क्वायर, ठीक है। तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 अनुपात ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ और 4 के इधर पहुंच जाए तो पाई अनुपात 4, पाई अनुपात 4। तो ये क्या होगा, इनका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, पाई अनुपात 4 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको पाई अनुपात 4। तो बेटा ये क्या आपको बी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आज की क्लास कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 8 बजे, आप तैयार रहें। और ठीक है, जो भी आपका कुछ भी आपका कंसेप्ट है या कुछ भी बात है तो आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हो। और जो क्लास है आप ज्यादा से शेयर करें सभी साथियों के साथ में, ताकि ये जो क्लास लोगों को सभी को बेहतर बनाने में मदद कर सके। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।